नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सभी अच्छे से हो ना? हम लोग हमारा कौन सा इकाई का रिवीजन कर रहे हैं? जल। पिछले कक्षा में हमने थोड़ा सा जल के बारे में चर्चा किया ना बच्चों। अभी जो है हम लोग जल और स्थिर विद्युत दोनों के बारे में एक साथ क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है, ठीक है? जल और स्थिर विद्युत। तो हमने जल के बारे में क्या क्या चर्चा किया? जल के बारे में हमने क्या क्या बताया आपको कि जल जो है क्या है, जो हमारे पृथ्वी में है ना, बहुत सा भाग यानी 3/4 भाग जो है क्या है, जल है। और जिसमें से कितना है, 97% जो है समुद्री जल है, ठीक है। फिर जो है 2% ग्लेशियर के, ग्लेशियर और यानी बर्फ, और 1% ही क्या पाया जाता है, भूमिगत जल पाया जाता है ना। इन सब के बारे में हमने क्या किया, आपको बता दिया। अब जो है हमें उसमें से थोड़े से प्रश्न उत्तर बचे हुए थे, है ना। हम प्रश्न उत्तर की तरफ जरा चलते हैं। सभी क्या कीजिए, आपके किताब में प्रश्न और उत्तरों को जरा देख लीजिए, ठीक है। उसके बारे में जरा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, सब देखिए अपने टेक्स्ट बुक में जो है पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न ये देखिए, सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। जल की कठोरता का क्या कारण है? क्या दे रखा है? जल की कठोरता का क्या कारण है और स्थायी कठोरता कैसे दूर करोगे? ठीक है, हम लोग जो है स्थायी कठोरता उसकी किस तरह से दूर करते हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ये देख रहे हो, तो कैसे उत्तर दोगे आप इसको? आपने पढ़ चुके हो, जरा देख लीजिए कैसे उत्तर लिखते हो। जल की कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलित लवण जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर जो है कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि के कारण होती है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जल की कठोरता जो है किन किन कारण, किस किस के वजह से होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उन सबको याद रखना है। फिर देखिए, फिर क्या होता है, तो पहले क्या करना है, आपको कारणों को याद करना है। फिर जो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने का तरीका, ठीक है, जो तरीका क्या क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, आपको उसकी फॉर्मूला पता है तो लिख लीजिएगा, सूत्र नहीं तो छोड़ दीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट की एक निश्चित मात्रा क्या होती है, एक निश्चित मात्रा स्थायी कठोरता वाले जल में डालकर उबाल लेते हैं। तो हम लोग कैसे जल की कठोरता दूर करते हैं, जो है सोडियम कार्बोनेट की थोड़ी सी एक निश्चित मात्रा हम लोग क्या करते हैं, जो कठोर जल होता है ना बच्चों, उसमें डालकर उबाल लेते हैं, ठीक है। तो जल में जो घुले हुए लवण है, जो भी लवण है जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, वो क्या करते हैं, जो जो लवण जो हमने बताया, जो जल जल में घुले हुए हैं, ऊपर बताया ना आपको। तो या तो आप सूत्र लिख लीजिएगा या नाम लिख लीजिएगा, या फिर इतना भी लिखना काफी है कि जल में उपस्थित घुले हुए लवण क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके, ठीक है, उसके साथ क्या करते हैं, जब हम उसमें डाल देते हैं तो क्रिया करके जो है अविलय लवण बनाते हैं, ठीक है, जिसे छान कर अलग कर लिया जाता है। और इस प्रकार प्राप्त जल जो है साबुन के साथ भी झाग देता है। आपको पता है ना, कठोर जल जो होता है वो साबुन के साथ सब जो है कम झाग देता है। तो ऐसा जल जो है साबुन के साथ झाग देता है, यानी जल की स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। तो इसमें ये जो प्रश्न है ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं। देखो, जाड़े के मौसम में, सभी अपने किताब में देख लीजिए, और मुझे उम्मीद है आप सबने ये आंसर लिखा होगा, लिख रखा है ना आपके नोटबुक में।
नहीं तो हमने जो वीडियोस अपलोड कर रखा है उसमें से आप देख के लिख सकते हैं अगर किसी का छूट गया है तो जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर भी जल के अंदर के प्राणी जीवित रहते हैं। तो क्या पूछ रखा है, जैसे कि आपको पता है ना, जाड़े के मौसम ऐसे ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं जहां पर जाड़ों के मौसम में क्या होता है बच्चों, वहां पर जो है बर्फ जम जाती है, यानी नदियों के ऊपर पूरी बर्फ की एक सतह जम जाती है। तो हम लोग सोचते हैं कि तो उसके अंदर के जो जीव जंतु हैं वे जीवित कैसे रहते हैं। तो इसका उत्तर देखो क्या है, अगर ऐसा प्रश्न आया तो कैसे लिखोगे आप। ये देखिए, इन सबको क्या करना है आपको बच्चों, जरा समझ लेना है, ठीक है। जब जाड़े के दिनों में ताप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो नदियों का पानी क्या बन के जमने लगता है बच्चों, बर्फ बन के। ठीक है, तो आप 0 डिग्री सेल्सियस ताप याद रखिएगा, जिसकी वजह से बर्फ का पानी जो है, जो नदियों का पानी जो है बर्फ बनकर जमने लगता है। ठीक है, फिर क्या है, जमी हुई बर्फ का आयतन अधिक व घनत्व कम होने से ये क्या करता है, पानी की सतह पर तैरने लगता है। यानी ऊपरी भाग पर जो है क्या होता है, पानी होता है ना। तो जो ऊपरी भाग पर जो पानी होता है उससे क्या होता है, पानी ऊपर और नीचे, यानी तापमान स्थिर रहता है। जैसे कि सर्दियों के मौसम में आप स्वेटर पहनते हो ना, तो ऊपर की जो आपकी जो सर्दी है वो सब अंदर जाने से रोकती है स्वेटर। उसी तरह से जो है कवच के रूप में ये बर्फ काम करता है, और बर्फ का पानी यानी बर्फ पानी को अच्छी तरह कवच के समान ढक लेती है। कैसे ढक लेती है, कवच के समान। ठीक है, यह बाहर की ठंडक को पानी के अंदर नहीं पहुंचने देती है। और ये क्या करता है, जो बाहर की जो जो ठंडक होती है ना बच्चों, बाहर की जो ठंडक उसको पानी के अंदर नहीं पहुंचने देती है, जिससे क्या होता है, बर्फ की ये परत क्या करता है, जाड़े में स्वेटर पहनने के समान है। तो तालाब, झील या नदी की सतह पर जब क्या जम जाता है, जब ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो सतह के नीचे का ताप 0 से अधिक रहता है। समझ में आ गया ना। जब जो है ऊपर जो 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो नीचे क्या होगा, 0 से कम होता है। ठीक है, पानी कैसा रहता है, से ताप नीचे 0 से जो है अधिक रहता है, क्योंकि बर्फ की परत पानी की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, यही कारण है कि जाड़ों के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर जल के अंदर के प्राणी जीवित रहते हैं। तो आप ऐसा कीजिएगा, इस प्रश्न को जरा समझ लीजिएगा अच्छी तरह। ठीक है, समझकर क्या कीजिएगा, इसका उत्तर आप लिखिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी जरा समझ लीजिए। फिर क्या है, जल संरक्षण से होने वाले लाभ लिखिए। कई बार पूछा जाता है जल संरक्षण से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं। तो देखिए, जल संरक्षण का अर्थ क्या है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए है ना कि इसका अर्थ क्या है, यानी पानी की बचत करना। ठीक है, पानी की बचत करना जल संरक्षण के दूरगामी लाभ है, यानी बहुत सारे लाभ है। ठीक है, यदि हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन खर्च खर्च होने वाले जल का 10% जल भी बचाए तो क्या कर सकते हैं, आने वाले पीढ़ी के लिए काफी राहत हो जाएगी। यानी जल की बर्बादी हमें कम करना चाहिए, ज्यादा क्या करना चाहिए बच्चों, बचत करनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या होगा, इससे ये लाभ, इससे एक लाभ यह भी होगा कि जल की कमी होने पर हम बचे हुए जल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही ऐसे लोगों को भी जल प्राप्त हो सकेगा जो जल संकट का सामना कर रहे हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हो,
किस तरह से संरक्षण करें वो आप अपने ही भाषा में यानी अपने वर्ड्स में आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न 7वां क्या दे रखा है। तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण कम करने तथा शुद्ध करने के उपाय का वर्णन कीजिए। तो किस तरह से हम लोग जो है जल की शुद्धता यानी कैसे हम उसको शुद्ध करेंगे, तो इसका उत्तर कैसे लिखोगे आप, बोलो। सबने लिख रखा है ना। तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण कम करने तथा शुद्ध करने के उपाय, ऐसा लिखकर आप क्या करोगे, एक ऐसे डैश लिख दोगे। उसके बाद फिर आप एक एक करके उसके बारे में लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे। औद्योगिक अपशिष्ट तथा शहरों के मल व्ययन के जल को नदियों अथवा समुद्रों में प्रवाहित करने से पहले क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र, आपने पढ़ रखा है ना, सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र कैसे होता है, द्वारा उपचारित किया जाता है। यानी अपशिष्ट जल जब उसमें पहुंचता है तो उससे पहले क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट के द्वारा क्या करते हैं, उसको जो है उपचारित किया जाता है, ठीक किया जाता है। फिर जो है सबसे पहले जल मल को एक घर्षण अभिक्रिया से गुजारते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अवसाद होजो कक्ष से यानी बहुत सारे कक्षों से होकर। तो आप ऐसा कीजिएगा, जो चित्र 19.7 जो दे रखा है ना बच्चों, उसको जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसमें जो है जल की शुद्धिकरण का सारे तरीके दे रखा है। तो उसको आप अच्छे से, इस प्रश्न को अच्छे से आप पढ़कर आप क्या कीजिएगा, इसका उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इतने प्रश्न जो है क्या है आपके जल में दे रखा है। अब हम अगले पाठ की तरफ चलते हैं। अगला पाठ, ठीक है, उसको जरा देखते हैं क्या है। ठीक है, हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ही बोल रहे हैं, लेकिन जो है हमें प्रश्न उत्तर है ना, आपने ये सारे प्रश्न उत्तर किए हुए हैं ना, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्न उत्तरों को जरा सा रिविजन के रूप में जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो अब भी आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम जो है धीरे धीरे ही बोलते हैं। तो हमने ये सोचा कि आपने प्रश्न उत्तर लिख रखा है। चलिए, तो हम जो है हमने जल के बारे में चर्चा किया है ना बच्चों, तो उसमें जो है आपको सारे प्रश्न उत्तरों को याद करना है, रिक्त स्थानों को याद करना है, जो सही गलत वो है उसको याद करना है। फिर क्या है, फिर जो है अगर जोड़े बनाओ सब होता है तो वो भी आपको करना है। ठीक है, चलिए अब जो है जरा हम लोग जरा फिल इन द ब्लैंक्स देखें जल संरक्षण का। आप लोग उत्तर को टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, जब मैं बोल रही हूं तो आप लोग क्या कर सकते हो, उत्तर टाइप कर सकते हो। तो सबसे पहला आप जो है पेज नंबर 175 सारे बच्चे निकाल लीजिए अपने किताब के, सभी निकाल लीजिए। निकाल लिया, चलिए। तो सबसे पहला क, मैं प्रश्न पढ़ रही हूं, आप चाहे तो टाइप भी कर सकते हो आंसर। ठीक है, फिर देखिए हम क्या आंसर बोलते हैं। जंग लोहे का डैश है। उत्तर पता है तो टाइप कीजिए, हम जरा देखते हैं क्या है। कोई टाइप नहीं कर रहा है। क्या है बच्चों, आपने लिखा नहीं है क्या फिल इन द ब्लैंक सब। संक्षारण, ठीक है, सही से लिखते हैं क। किसी ने भी लिखा नहीं है क्या फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपने प्रश्न उत्तर नहीं लिखे हैं तो हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप क्या कीजिएगा उसमें से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा ख देखिए, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात डैश है। टाइप कीजिए, उत्तर टाइप कीजिए, हम देखते हैं क्या कर, सही लिख रहे हो कि नहीं। आप उत्तर टाइप कर सकते हो। चलिए कितना है देखते हैं, 2
2:1, ठीक है, इतना है। डैश एक प्रमुख विलायक है। ग प्रश्न को जो है आप अपने टेक्स्ट बुक में से देखिए, बोलिए। डैश एक प्रमुख विलायक है जिसमें सारी चीजें घुल जाता है। कौन सा है बच्चों? जल। ठीक है, जल। अगला प्रश्न देखिए। अस्थाई कठोरता डैश की उपस्थिति के कारण होता है। अस्थाई कठोरता किसके उपस्थिति के कारण होता है? किसके उपस्थिति के कारण होता है? हमने आपको प्रश्न उत्तर में बताया, बोलिए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो जरा उत्तर लिख लीजिए। घ जिन्होंने नहीं लिखा वे लिख सकते हैं, जिन्होंने लिखा हुआ है वो सिर्फ सुन लीजिए। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। और किसके कारण होती है? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों। जल की स्थायी कठोरता। जल की स्थायी कठोरता डैश के द्वारा दूर किया जा सकता है। किसके कारण दूर किया जा सकता है, बोलिए। धावन सोडा। ठीक है, ऐसा कोई स्कूल है जिन्होंने ये प्रश्न उत्तरों को पूरा नहीं किया है तो वे टाइप कर सकते हैं, ठीक है, कि नहीं हुआ है। अगर हो चुका है तो यस बोल सकते हो, नहीं तो नहीं बोलिए। तो धावन सोडा। चलिए, अब हम जरा हमारे क्या देखते हैं, प्रश्न उत्तर देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? प्रश्न उत्तर देखते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सारे स्कूलों ने टाइप कर रखा है, बिल्कुल सही। चलिए, आपको जो है प्रीवियस क्वेश्चंस एक और बार दिखाने हैं तो हम दिखा देते हैं। पहले हम ऐसा करते हैं, जो है सही गलत उसको भी जरा देखते हैं, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन को जरा दिखाते हैं। आपको लिखना नहीं है। जब हम क्वेश्चन आंसर्स बताते हैं तो बच्चों को क्या करना है, बच्चों सुनना है। अगर नहीं लिखा है तो आप बोल सकते हो, उसके हिसाब से हम आपको जो है आंसर्स दे देंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग प्रश्न उत्तर सभी देखिए, प्रश्न उत्तर क्या दे रखा है। सबसे पहला, सॉरी प्रश्न उत्तर नहीं, जो सही गलत है, आप लोग आंसर टाइप करते जाइएगा। ठीक है, कठोर जल को पीने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। कठोर जल को पीने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। बोलो सही है या गलत? सही है या गलत? गलत, बिल्कुल सही। ठीक है, गलत है, क्योंकि पीने के लिए हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, बाकी चीजों के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अगला खा देखिए बच्चों। अधिकांश कठोर पदार्थ, अधिकांश अधिकांश ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। एक और बार सुन लीजिए। अधिकांश ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। सही है या गलत? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप लोग, सही है। यस, यस टाइप कर रखा है, करेक्ट टाइप कर रखा है, वेरी गुड। तो बच्चे बिल्कुल सही बोल, बच्चे जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से आप टाइप कर सकते हो। अब गा देखिए, जिनको नहीं पता है वो सही कर लीजिए। ठीक है,
जल का खतनाक पानी की शुद्धता का परीक्षण करने में उपयोगी है। बोलिए, घा का उत्तर क्या है? जल का खतनाक पानी की शुद्धता का परीक्षण करने में उपयोगी है। सही है या गलत? बोलो। बिल्कुल सही, सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। अगला देखिए बच्चों, समुद्री जल। अगला घ देखिए, सभी उत्तर दे रहे हो, वेरी गुड। समुद्री जल में अधिक मात्रा में नमक घुला होता है। बोलो, सही है या गलत? अधिक मात्रा में नमक घुला होता है। हाँ, बिल्कुल सही, राइट। ओके, वो हमारा सही है, ट्रू है। ठीक है, अगला देखिए। चलिए, वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हो आप। क्या है? गलत है वो। ठीक है, रॉन्ग आंसर है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, अभी जो है प्रश्न उत्तर जो है आपको दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने कर रखा है। अगर नहीं किया होगा बच्चों, तभी आप जो है हम आपको वो लिखवा देंगे। ठीक है, लेकिन जो है जिन्होंने नहीं कर रखा वो आप बता सकते हो, टाइप कर सकते हो जल का। ठीक है, अब जो है हमने आपसे कहा था ना, हम स्थिर विद्युत का भी रिविजन आज करेंगे। तो पहले जरा स्थिर विद्युत में क्या क्या आएगा जरा देख लेते हैं। ठीक है, और प्रश्न उत्तर अगर आपने नहीं किया तो आप टाइप कर सकते हैं कि नहीं किया, ऐसे ही बोलोगे। ठीक है, तभी हम जो है आपको प्रश्न उत्तर दे देंगे जल का। अब हम जो है हमारा अगला चैप्टर किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? स्थिर विद्युत। तो सारे स्थिर विद्युत निकाल लीजिए। स्थिर विद्युत, तो स्थिर विद्युत में आपने क्या क्या पढ़ा? कि वस्तुओं को रगड़कर, यानी जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसको जो है क्या किया जाता है बच्चों? आवेशित। ठीक है, वस्तुओं को रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। और आपने क्या देखा उसमें? आवेश। आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए कौन सा है? धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। और कौन सा है बोलो? ऋणात्मक आवेश। ठीक है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दो प्रकार के होते हैं। फिर जो है, फिर हमने क्या देखा है इस पार्ट में? जो समान आवेशों में क्या होता है बच्चों? समान आवेशों में प्रतिकर्षण। जो समान होता है ना, समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और विपरीत आवेशों में, विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन से इसमें क्या होता है। और आवेश की सही पहचान प्रतिकर्षण द्वारा होती है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, अभी हम लोग जो है इस पाठ में से, स्थिर विद्युत में से आपसे थोड़े से प्रश्न उत्तर पूछ रहे हैं, जो आपके एक्सरसाइज में ही दे रखे हैं। ठीक है, तो जरा देखते हुए जाइए और उसका उत्तर मुझे बताना है। चलिए, सब अपने बुक को बंद कर दीजिए। चाहिए तो आप बुक में से आप देखकर क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। सब नोट के साथ तैयार रहिए और देखिए पहला प्रश्न। स्थिर विद्युत में से पूछ रहे हैं
इसके बारे में डिटेल्स और भी हम अगले कक्षा में आपको देंगे, ठीक है। इसके बारे में आपको अगली कक्षा में डिटेल देंगे। साथ ही स्थिर विद्युत के बाद जो आपका अगला चैप्टर आ रहा है, स्थिर विद्युत के बाद जो आपका अगला चैप्टर है, कौन सा है अगला चैप्टर? 17 है ना, बल एवं यंत्र। उसको आप अगली कक्षा में याद करके आओगे, ठीक है। बल और यंत्र, स्थिर विद्युत और बल और यंत्र, ठीक है, बल एवं यंत्र, उसको आप पढ़कर आओगे। चलिए अब पहला प्रश्न देखिए बच्चों। निम्नलिखित में किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? ए कांच की छड़, बी एबोनाइट की छड़, सी लकड़ी का टुकड़ा। ये आपके बुक में ही दे रखा है, तो क्या कीजिएगा, आप उसको ध्यान से सुनना काफी है, ठीक है। देख लिया ना पहला प्रश्न? चलिए दूसरा देखिए। आप उत्तर लिख रहे हो लेकिन आखिर में हम एक और बार बोलेंगे, ठीक है, तब आपको बोलना काफी है। एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर क्या होता है? ए एबोनाइट पर ऋण आवेश और फलालेन पर धन आवेश उत्पन्न होता है। बी एबोनाइट व फलालेन दोनों पर धन आवेश उत्पन्न होता है। सी देखिए, एबोनाइट व फलालेन दोनों पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो जो भी उत्तर है उसे टिक कर दीजिए, किताब में भी आप टिक कर सकते हो। अगला देखिए। समान प्रकार के आवेशों के बीच होता है, क्या होता है? ए आकर्षण बल, बी प्रतिकर्षण बल, सी आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों। अगला देखें। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? एक, दो, तीन। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? एक, दो, तीन। अगला देखिए। तड़ित चालक बनाया जाता है, तड़ित चालक बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है बच्चों? कांच, रबर, तांबा। अब जो है इतने ही है, बाकी जो है आपको सही गलत वो भी आपके प्रश्न किताब में दे रखा है, जरा उसको देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो आपको बताना है सही गलत कौन सा है जब हम पूछेंगे तो। क घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता। पहला, घर्षण द्वारा जो है क्या नहीं किया जा सकता? वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता। दूसरा देखिए। ये भी प्रश्न आपके किताब में दिए हुए हैं। कंघे को सूखे बालों पर रगड़ने पर वो कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है, सही है या गलत है? ठीक है। गा देखिए। विपरीत प्रकार के विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है। अगला देखिए आखिरी। तड़ित आघात से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है।
तो प्रश्न उत्तर आपने देख लिया ना। अब हम ऐसा करते हैं, एक एक करके आपसे पूछते हैं, ठीक है? सब तैयार हो जाइए। श्रीनाथ जी प्लीज अनम्यूट देम। चलिए पहला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? कौन सा है बोलो? आकर्षित नहीं किया जा सकता। हाँ, लकड़ी का टुकड़ा। जिन्होंने कांच की छड़ बोल रखा है लकड़ी का टुकड़ा। तो एपोनेट की छड़ पर फलालेन से रगड़ने पर क्या होता है बच्चों? एबीसी बोलना काफी है, बोलिए। है उत्तर, ए है इसका सही आंसर, ठीक है? ए है इसका सही आंसर। समान प्रकार के आवेशों के बीच होता है, क्या होता है? हाँ, प्रतिकर्षण बल। हाँ, बिल्कुल सही। दो घटित चालक बनाया जाता है। जिन्होंने कांच बोला है वो गलत है, ठीक है? तांबे से बनाया जाता है। अगला जो है देखिए, सही गलत देखिए। घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जाता। हाँ गलत, क्योंकि सही है। कंघे को सूखे बालों पर रगड़ने पर कागज सही। विपरीत प्रकार के विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है। सही है, सही, ठीक है? घटित आघात से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है। गलत है, जिन्होंने है वो गलत है, ठीक है? हाँ गलत है। तो बच्चों आप सबने अच्छे से जवाब दिया है, कई लोगों ने सही से नहीं बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगली कक्षा में आपके बाकी सारी चीजें पढ़कर आएंगे। तब तक आप लोग तैयारी कीजिए। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।